तो चलिए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं हम। और आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति। क्लास 9th के एनसीईआरटी का ये टॉपिक है, काफ़ी बढ़िया टॉपिक है। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरा सेल्फ स्टडी का चैनल है। मैं इस पर आप लोगों को काफ़ी बढ़िया ढंग से हर एक चीज़ बताऊंगा। और जैसा कि आपको साइड स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, काफ़ी बढ़िया ढंग से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी करता हूँ, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। चलिए फिलहाल मैं नोट्स बनाया हूँ अपना, उससे मैं शुरुआत करता हूँ। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बोला जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति है क्या। तो सबसे पहले हमें क्रांति वर्ड को समझना है। इसके लिए 3 शब्द है, जैसे कि पहला होता है विद्रोह, दूसरा होता है स्वतंत्रता और तीसरा होता है क्रांति। तो विद्रोह, स्वतंत्रता और क्रांति, ये तीनों में डिफरेंस क्या है देखिए। विद्रोह होता है बिना प्लानिंग का कुछ आपको बोल दे कि हल्ला टाइप, फसाद टाइप हो जाए और उसमें बदलाव हो जाता है। बिना प्लानिंग का, कोई इसमें प्लानिंग नहीं होता है, बस ऐसे ही हो जाता है। 1857 का कुछ लोग विद्रोह का नाम देते हैं कि कुछ प्लान भी में नहीं था, हाँ कहीं से कुछ सुराग जैसा कुछ पता चला और वहां से लोग अपना कुछ शुरू कर दिए। दूसरा होता है स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम में क्या होता है कि इसमें प्लान बेस्ड पे कोई काम होता है, इसमें भी बदलाव होता है। विद्रोह में भी बदलाव होगा आपका, स्वतंत्रता संग्राम में भी बदलाव होता है और क्रांति में भी बदलाव होती है, लेकिन इसमें प्लान बेस्ड पे होता है स्वतंत्रता संग्राम में। और तीसरा है क्रांति। क्रांति में क्या होता है, इसमें भी प्लान बेस्ड होता है कि हम कोई चीज़ बदलना है, लेकिन इसमें काफ़ी तेज़ी से हो जाता है। इसमें पता नहीं चलता है कि कितना तेज़ी से बदलाव हो रहा है, बहुत जल्द। क्रांति उसी को बोलते हैं जिसमें अचानक से बदलाव होने लगे। तो सबसे पहले हमने विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम और क्रांति, इन तीनों शब्द में डिफरेंस को देखा, तीनों अलग अलग शब्द हैं। उसके बाद कुछ टर्म है, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ टर्म और समझ लेते हैं। जैसे कि है टर्म राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का बेटा ही शासन करेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इसको राजतंत्र कहते हैं। फिर आता है निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र में क्या होता है कि राजा जो चाहेगा वो अपने मन के अकॉर्डिंग ही सारा काम करेगा, उससे हम लोग निरंकुश राजतंत्र कहते हैं। फिर होता है संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र में होता है कि संस्था होती है जो राजा पर अंकुश लगाता है। राजा तो होता है संवैधानिक राजतंत्र में, लेकिन कुछ संस्थाएं होती हैं जो राजा पे रोक लगाता है कि आपको इस तरह से काम नहीं करना। उसके बाद है गणतंत्र। क्या होता है, देखिए गणतंत्र और राजतंत्र। राजतंत्र में राजा होता है, राजा का बेटा राजा बनता है, लेकिन गणतंत्र में राष्ट्र के जो अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष, वो निर्वाचित होते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। फिर है कि फ्रांसीसी क्रांति हुई भैया, तो इसके क्या कारण रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई। तो आपको समझना है कि फ्रांसीसी कारण के टोटल अगर देखा जाए तो 4 कारण हुए थे: सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, दार्शनिक कारण और राजनीतिक कारण। इन चारों कारणों को हम बारी बारी से चर्चा करेंगे और फिर इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सामाजिक कारण की तरफ बढ़ते हैं। तो 1789 की घटना है। 1789 तक फ्रांस के समाज को प्राचीन राजतंत्र कहते थे। राजतंत्र आपको मैंने बताया ही था कि क्या होता है। तो 1789 तक फ्रांस एक देश है, वहाँ के समाज को हम लोग प्राचीन राजतंत्र कहते थे 1789 तक। इसमें समाज प्लस संस्था इसमें समाज और संस्था दो रूप था यहाँ पे समाज का। इस समय समाज 3 स्टेट में विभाजित है: फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। कब की बात है, 1789 तक फ्रांस का समाज था तो 3 स्टेट में विभाजित था: फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। यहाँ पर स्टेट का मतलब होता है कि पद। उसके बाद देखिए, स्टेट होता था सत्ता और सामाजिक हैसियत। फर्स्ट स्टेट कहने का मतलब है कि आप किस हैसियत के लोग हैं, सेकंड स्टेट कहने का मतलब है कि आप किस हैसियत के लोग हैं, थर्ड स्टेट कहने का मतलब है कि आपका हैसियत क्या होगा समाज में, वो यहाँ से डिसाइड होता था। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। फ्रांस के जो समाज थे, यहाँ पे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, तीनों स्टेट जो बटे हुए थे। तो फर्स्ट स्टेट था विशेषाधिकार वर्ग, सेकंड स्टेट था जिससे हम कह सकते हैं सर्वसाधारण वर्ग। सर्वसाधारण वर्ग में तृतीय स्टेट के लोग आते थे, और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग में फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग आते थे। 3 स्टेट में टोटल डिवाइड था ये समाज: फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। और ये तीनों स्टेट को हम 2 वर्ग में बांटते थे। एक था विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और दूसरा था सर्वसाधारण वर्ग। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग में फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट आते थे, और सर्वसाधारण वर्ग में तृतीय स्टेट के लोग आते थे। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी यहाँ पर कि जो विशेषाधिकार वर्ग के लोग थे
वो सिर्फ 10% ही थे, यानी कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट मिलाकर केवल 10% लोग थे, और बाकी जो 90% लोग थे वो आते थे आपके तृतीय स्टेट यानी कि सर्वसाधारण वर्ग में। तो भैया प्रथम स्टेट में जो लोग होते थे वो लोग कौन होते थे? फर्स्ट स्टेट में जो लोग होते थे वो आते थे पादरी वर्ग, ये फर्स्ट स्टेट का है। सेकंड स्टेट में आते थे कुलीन, सामंत, जमींदार, ये सारे सेकंड स्टेट में आते थे। और थर्ड स्टेट में आता था बेचारा किसान, व्यापारी, मजदूर, जितना आप सोच रहे हैं सारा थर्ड स्टेट में आता था। देखिए पादरी और राजा का हमेशा गठजोड़ रहता था। पादरी लोग क्या करते थे ना, वो लोगों को डराते थे। क्या डराते थे? बोलते थे कि राजा बहुत बलवान होता है, राजा भगवान का शक्ति होता है, राजा भगवान का अंश होता है। ये सब पादरी बोलता था लोगों को, और लोगों पर अपना एक वर्चस्व बनाता था। राजा के लिए मन डर, मतलब उसके मन में एक डर पैदा करता था। जैसे कि पहले बहुत ये सब नारा दिया जाता था कि राजा का जो विरोध करेगा वो नरक में जाएगा, ये सब होता था। और राजा भी देखता था कि भैया पादरी मेरे लिए इतना अच्छा लोगों के बीच एक मेंटेलिटी बैठा रहा है, तो उसको ना एक टाइथ नामक एक कर था जो राजा छूट दे दिया हुआ था पादरी को कि आप क्या करिए, थर्ड स्टेट के लोगों पर ये टाइथ नामक कर आप लगाइए। तो पादरी को भी छूट थी कि वो टाइथ नामक कर लगा सकता था। अब एक क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो क्यों हुई थी? स्वतंत्रता के लिए हुई थी या समता के लिए हुई थी? समता बोले तो समानता के लिए हुई थी। क्या फ्रांस गुलाम था किसी का? क्या फ्रांस पर किसी का अधिकार था इसलिए क्रांति हुई थी? या फिर इसलिए क्रांति हुई थी कि भैया यहाँ बहुत भेदभाव हो रहा है, फर्स्ट स्टेट के लोगों को कुछ और पावर है, सेकंड स्टेट के लोगों को कुछ और पावर है, थर्ड स्टेट के लोगों को कुछ और पावर है, या फिर ये पावर को लेकर जो कुछ झमेला था, उच्च नीच था, इसके लिए क्रांति हुई थी? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो क्रांति हुई थी ये हुई थी स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि समता के लिए। तो ये तो हमारा सामाजिक कारण था कि भैया समाज अलग अलग स्टेट में बटा हुआ था, लोगों को अलग अलग पावर था, ये काफी यहाँ पे भिन्न था समाज यहाँ का। उसके बाद हम चलते हैं राजनीतिक कारण में। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र है। कहने का मतलब है कि फ्रांस का राजा जो चाहेगा वो करेगा। आपको मन है आपका, जैसे कि फ्रांस का राजा का मन हुआ कि उस समय की बात बता रहे हैं, अभी हमें किसी को लटका देना है, तो क्या करेगा? उसको बुला कर लाएगा, हाँ तुमने इस नियम के विरुद्ध कानून कोई काम किया है, कोई कानून कोई नियम नहीं, बस हमें इसको लटकाना है तो हम इसको लटका देंगे, और कोई जो बीच में बोलेगा हम उसको भी लटका देंगे। तो ये सब राजनीतिक कारण का हिस्सा था, और फ्रांस में यही निरंकुश राजतंत्र था। लुई 14वां जब राजा बना था, ये थोड़ा मैं पहले की बात बता रहा हूँ, लुई 16वां से पहले की बात बता रहा हूँ, जब ये क्रांति हुई थी उससे थोड़ा पहले हम चलते हैं बैकग्राउंड में। जब लुई 14वां राजा बना था उस समय उसकी एज 5 साल थी। अब आप समझ सकते हैं कि 5 साल में कोई राजा कैसे बन सकता है, और कोई राजा बन भी जाएगा तो 5 साल में वह क्या ही कर लेगा आखिर, है कि नहीं? 5 साल में राजा बनकर आखिर क्या कर लेगा, उसको तो उतनी बुद्धि होगी नहीं। फिर भी वो 5 साल का एक लड़का राजा बनता है, क्योंकि यहाँ पे राजतंत्र है, राजा का बेटा राजा बनेगा चाहे वो गोद में ही क्यों ना हो, यदि राजा मर गया हो तो। और यह जो लुई 14वां था वो 72 साल शासन किया। यह 1643 से 1715 तक, 1643 में यह 5 साल का था तब राजा बना, 1715 तक रहा ये। यह कहता था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरा हर बात कानून है। अब समझ लीजिए कि यह कैसा राजा था। यहाँ अधिकारी भी वंशानुगत ही था। कई बार आपने सुना है कि राजा वंशानुगत होता है, उसका बेटा है वही राजा बनेगा, वो उसका बेटा है वही राजा बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी थे वो भी वंशानुगत ही थे। यहाँ के लोग मानते थे कि जैसे कि आप अभी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये मानना था कि जैसे कि आपको अभी IPS बनना है तो आप वर्दी पहन लीजिए, कुछ दिन पोस्ट पे आप रहिएगा तो आप खुद सीख जाइएगा कि आपको क्या काम करना है। तो यहाँ के लोग मानते थे कि इंसान यदि पद पर बैठ जाए तो वो उसके अकॉर्डिंग खुद योग्य हो जाता है, इसलिए यहाँ पर वंशानुगत क्रम ऐसे किए थे। लुई 14वां के बाद आते हैं लुई 15वां, जो कि 1715 से लेकर 1774 तक शासन किए। अब देखिए यहाँ पर क्या लोचा हो गया था कि अमेरिका के किनारे 13 उपनिवेश था जहां पर इंग्लैंड का अधिकार था। फ्रांस अब चाह रहा था कि इंग्लैंड को यहां से हटा दे, और इसलिए 7 साल तक लड़ाई चली, जिसे हम सप्त युद्ध कहते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। जिस समय एक क्वेश्चन आ जाता है कि जिस समय सप्तवर्षीय युद्ध चला उस समय फ्रांस का राजा कौन था,
तो इस समय फ्रांस का राजा लुई 15वां था। तो लुई 15वां की हम कहानी पढ़ रहे हैं अभी, तो हमें थोड़ा इसके आसपास से कुछ घटना को ध्यान में रखना होगा। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिका के किनारे किनारे 13 उपनिवेश था जिस पर इंग्लैंड का अधिकार था, और जिस समय इंग्लैंड से यहाँ पर लड़ाई चली थी उस समय फ्रांस का राजा लुई 15वां था। इस लड़ाई में लुई 15वां हार जाता है और यहाँ से अमेरिकी क्रांति का आधार होता है। यह समय 1756 से 1763 तक था, क्योंकि 1715 से 1774 के बीच तक लुई 15वां शासन किया, लेकिन जब सप्तवर्षीय युद्ध हुआ तो 1756 से 1763 तक ये युद्ध चला। अब इस समय क्या हो गया था कि फ्रांस पर युद्ध में भी कुछ खर्चा वर्चा बढ़ जाता है, तो उस समय तक 2 अरब लिब्रे का फ्रांस पर कर्जा हो गया था। उसके बाद देखिए अब आ गया लुई 16वां, 1763 हो गया। उसके बाद कुछ कहानी आगे बढ़ी होगी। उसके बाद आता है फिर 1774 तक लुई 15वां का शासन था। उसके बाद 1774 में ही लुई 16वां आ जाते हैं और 1792 तक रहते हैं। और यही इसी समय ये वो समय है जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, और 1774 से लेकर 1792 तक का ये जो समय है यही हमें मेन चीज पढ़ना है। अब देखिए इसी के समय फ्रांस की क्रांति हुई। सबसे पहले लुई 16वां के समय आपको इस बात को ध्यान रखना है, इसका जन्म फ्रांस के वर्साय में हुआ था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। इसी समय फ्रांस की क्रांति हुई तो पूछ सकता है कि इसका जन्म कहाँ हुआ था। जब लुई 16वां राजा बना था उसका उम्र 20 साल था। इसका जन्म 1754 में हुआ था। इस समय 2 अरब लिब्रे का खुद कर्ज में था फ्रांस, और जब इसकी शादी हुई थी तो इसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतुआनोत से हुई थी। इसकी शादी भी कहाँ, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से। ऐसा कहा जाता है कि जब इनकी बेटी हुई थी तो 2 महीनों तक देखभाल के लिए 60 नौकर था। समझ जाइए कि जब इनकी बेटी हुई थी इसकी मारी अंतुआनेत और लुई 16वां की, तो उनकी बच्ची को देखने के लिए 60 नौकर रखा गया था। इतना एक तो कर्ज था, फिर भी ये लोग अपनी मस्ती कर रहे थे। लुई 16वां अमेरिका के लोगों को माइंड वॉश करता था। लुई 16वां जो था वो अमेरिका के लोगों को माइंड वॉश करता था कि तुम लोग अपनी आज़ादी की घोषणा करो, क्योंकि लुई 15वां जो कि इंग्लैंड से सप्तवर्षीय युद्ध हार गए थे, तो उनके मन में कुछ ना कुछ वो था इंग्लैंड के लिए, इसलिए वो चाहते थे कि अमेरिका को बोलते थे कि तुम लोग क्रांति करो। और यहाँ तक ये भी बोल दिए लुई 16वां कि तुम क्रांति करो, तुमको सेना चाहिए तो मैं तुमको सेना भेजूंगा। और ऐसा ही हुआ। लफायते के नेतृत्व में अमेरिका की तरफ से इन्होंने अपना सेना भी भेज दिया। और उस समय तक देखिए 2 अरब लिब्रे कर्ज था, और इस समय तक लुई 16वां तक आते आते 10 अरब लिब्रे का कर्ज हो चुका था। ये सब तो हमारा राजनीतिक कारण था। अब थोड़ा हम दार्शनिक कारण की तरफ चलते हैं कि दार्शनिक कारण में क्या हुआ होगा। मॉन्टेस्क्यू का आपने नाम सुना होगा, या फिर नहीं सुना है तो आप लोग नेट पर एक बार सर्च करिएगा कि मॉन्टेस्क्यू आखिर है कौन। मॉन्टेस्क्यू ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। यह पहला दार्शनिक है जो शक्ति पृथ्वीकरण का सिद्धांत दिया था। उसके बाद कई दार्शनिक रहे हैं, उनका सीधा सा संबंध रहा है इस क्रांति से, तो उसके बारे में हम थोड़ा भी चर्चा कर लेते हैं। आगे इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहला तो हमारा मॉन्टेस्क्यू हो गया। दूसरा था रूसो। रूसो जेनेवा का रहने वाला था। इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति का आधार तैयार किया। ये देखिए फ्रांस की क्रांति का इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर रहा है, इसलिए इन लोगों का भी हम नाम आपको बता रहे हैं। रूसो जॉन लॉक की एक थ्योरी को आगे बढ़ाया। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सामाजिक समझौता। रूसो का कहना था कि इंसान जन्म से स्वतंत्र होता है और बाद में वह जंजीरों से जकड़ जाता है। उसके बाद ये मॉन्टेस्क्यू और उसको बस रूसो, 2 हमको दार्शनिक का बात याद रखना है। उसके बाद हम अब चलते हैं आर्थिक कारण की तरफ। हम लोगों ने सामाजिक कारण देख लिया, राजनीतिक कारण देख लिया, आर्थिक कारण दार्शनिक कारण देख लिया। अब हम आर्थिक कारण की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जब लुई 16वां राजा था तब इस समय खर्च ज़्यादा है और इनकम कम है। इनकम फिक्स है, 10 अरब लिब्रे का यहाँ पर कर्ज भी हो चुका है। इस समय तक टाइल एवं टाइद 2 ही तरह के टैक्स थे। टाइथ जो कर था वो पादरी लगाता था, जो कि धार्मिक कर था। राजा जो कर लगाते थे वो टाइल कर था। इस समय 90% किसान और 60% से ज़्यादा भूमि पर फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट का कब्जा है। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, 90% लोग यहाँ पर किसान हैं और 60% से ज़्यादा जमीन फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों के पास है। यानी कि 40% भूमि पर 90% किसान खेती कर रहे हैं।
यहाँ पर पादरी फर्स्ट स्टेट, कुलीन सेकंड स्टेट, ये केवल राय विचार करके राज्य चलाते थे, थर्ड स्टेट शामिल नहीं होते थे। इसमें राजा के दरबार में एक संस्था है जहाँ पर राजा और पादरी कुलीन सब बैठकर मीटिंग करते हैं, उसको पार्लमा कहा गया। मान लीजिए कि राजा जहाँ बैठकर कुछ नियम कानून बनाता है, कुछ समझौता करता है, कुछ सहायता लेता है, कुछ सुझाव लेता है, उस जगह को पार्लमा कहते हैं। एक संस्था जहाँ 3 स्टेट के लोग भाग लेते हैं, इसको स्टेट जनरल कहा गया। जहाँ 2 स्टेट के लोग भाग ले उसे पार्लमा कहा गया, और जहाँ 3 स्टेट के लोग बैठकर भाग लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्टेट जनरल। यह जनप्रतिनिधि सभा है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, तीनों स्टेट के लोग बैठकर भाग लेते हैं, जहाँ पर वो है स्टेट जनरल। उसके बाद देखिए, लुई 15वां स्टेट जनरल की बैठक नहीं बुलाता था। ये लुई 15वां की हम बता रहे हैं, जो कि लुई 16वां से पहले 1774 से पहले आया था वो। पर उसका नुकसान यह था कि अगर लुई 16वां कभी बैठक नहीं बुलाया, पर इसका नुकसान यह था कि बैठक नहीं बुलाई गई तो टैक्स नहीं लगा सकते थे। तो पिछले 175 साल से न इसकी बैठक बुलाई गई थी, किसकी? स्टेट जनरल की, क्योंकि स्टेट जनरल में तीनों स्टेट के लोग आते थे, और 175 साल से स्टेट जनरल की बैठक नहीं बुलाई गई थी। लेकिन जब पता चला कि भाई साहब मेरे ऊपर 10 अरब लिब्रे का खर्चा हो गया है, तो ये खर्चा कैसे पूरा होगा, इसके लिए तो हमको टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। टैक्स बढ़ाने के लिए जरूरत थी कि तीनों स्टेट के लोगों को बुलाया जाए, और स्टेट जनरल की बैठक में हम टैक्स की बात आगे बढ़ाएंगे। तो 175 साल बाद उनको ख्याल आया लुई 16वां को कि हमको तीनों स्टेट के लोगों को बैठाकर और हमें स्टेट जनरल की बैठक बुलाकर टैक्स बढ़ाएंगे। तो इन्होंने ऐसा सोचा कि चलो भाई अब हम करेंगे। तो 1715 ईस्वी में फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ थी। 1715 की बात बता रहा हूँ। 1789 में फ्रांस की संख्या 2.8 करोड़ हो जाती है, और इस समय ज़्यादा जनसंख्या खेती सामंतों के यहाँ करते थे। इस समय सामंतों की तुलना मकड़ी की जाल और किसान की तुलना मक्खी से किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि मकड़ी के जाल में मक्खी फंस जाता है तो नहीं निकलता। 60% जमीन सामंतों के पास है, और ज़्यादा किसान जो हैं, ज़्यादा मजदूर जो है वो सामंतों के यहाँ काम करते थे, और सामंत उनके साथ शोषण करते थे। अगर इस समय कोई प्राकृतिक आपदा है तो किसान का जीविका संकट, खाने में भी दिक्कत हो जाता था। हालांकि वहाँ का मेन भोजन पाव रोटी ही था, और पाव रोटी पर भी आफत हो जाती थी जब कोई किसी पर आपदा हो जाए, बाढ़ आ जाए, ये सब हो जाए। तो आर्थिक सलाहकार के रूप में संकट के बाद लुई 16वां ने आर्थिक सलाहकार के रूप में तुर्गो, नेकर, कैलोन को बुलाया। ये सब काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे उस समय के। कैलोन ने स्टेट जनरल की बैठक बुलाने को कहा और बोला कि कुलीन वर्ग पर थोड़ा टैक्स लगा दीजिए। ये देखिए, कुलीन वर्ग सेकंड स्टेट के लोग थे वो, और ये जो कैलोन था वो कह रहा था राजा को कि आप सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों से ज़्यादा टैक्स लेते हैं, आप ऐसा करिए कि सेकंड स्टेट के लोगों से भी टैक्स लीजिए। जो बैठक 1614 से नहीं हुई थी, वो 175 साल बाद 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए कि स्टेट जनरल का बैठक कब बुलाया गया, डेट के साथ दे दिया जाएगा। 5 मई 1789 को सीधा स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। और स्टेट जनरल की बैठक जब बुलाई गई तो उसके आगे बहुत ही मज़ेदार चीज़ होने वाला है भाई। अब मैं आपको कैसे बताऊं, अब मैं आपको कल बताऊंगा बाकी बचा चीज़। तो आपको यदि ये कहानी अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, आपने यदि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और दार्शनिक कारण को ध्यान से समझा होगा तो काफ़ी बढ़िया है। आप एक बार अपने NCERT बुक को पढ़ने का ट्राई करिएगा, और वहाँ से देखिएगा कि कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा है। बढ़िया से पढ़िएगा, और यदि आपको PDF चाहिए हो तो मुझे मैसेज करिएगा। मैंने काफ़ी बढ़िया नोट्स भी बनाया है इसका। फिलहाल फिर इसी टाइम को कल मिलेंगे, फिर मेरा कल नया वीडियो अपलोड होगा। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में।